हम बात करेंगे मोदी और ट्रंप के वार्तालाप की और मोदी की यूएस यात्रा के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसका गुणा भाग करेंगे। और हमारे साथ है विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी से बात करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। स्वागत है आपका विजय जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार सर। तो अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दस्तावेज अब मौजूद हैं, तो मुझे लगता है इसका गुणा भाग किया जाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, जो मेरे को उम्मीद थी, आपने अपने चैनल की बात करी। अगर आप इजाजत दें तो दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए मैं एक छोटी सी मार्केटिंग कर लेता हूं। मेरा जो चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स, उसमें जब से मोदी साहब रवाना हुए हैं दिल्ली से अमेरिका के लिए, फ्रांस वगैरह में जो जो डेवलपमेंट्स हुई उनका क्रिटिकल एनालिसिस मैंने मेरे चैनल पे विद डेटा, विद एनालिसिस, विद ग्राफ्स किया है। तो डिटेल में अगर आप देखना चाहें, फुर्सत है, तो जानना चाहते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। इट विल बी ए गुड एकेडमिक लिटरेचर जिसका भी इंटरेस्ट। जो बात संजय जी ने कही वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग यूफोरिया में रह जाते हैं कि देखिए गए थे, बहुत अच्छी बात हो गई। होनी भी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली दोस्ती से एंड ऑफ द डे जब आप गए हैं, खर्चा किया है, तो मिला क्या? अब दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आश्वासन कि आई एम विद यू, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, यू आर ए ग्रेट पर्सन। तो साहब, आश्वासन से तो पेट नहीं भरता। और दूसरी तरफ है कि भाई आपको हम टेंजिबल गेन दे रहे हैं कि इससे आपको इतने अरबों रुपए का फायदा होगा, आपके यहाँ रोजगार बनेंगे, आपके यहाँ ये सब बेनिफिट होगा, तो हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इस समय जो मेरे को जॉइंट स्टेटमेंट में दिख रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जिसे कहते हैं ना, एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जॉइंट स्टेटमेंट को एज ए बिजनेस नेगोशिएटर बात करूं, मैं डिप्लोमेसी नहीं बात करूं, क्योंकि डिप्लोमेसी में प्रॉब्लम क्या है कि आपको कड़वी चीज भी चीनी घोल के पिला दी जाती है। यह है डिप्लोमेसी का स्टेटमेंट। तो आपने जगह जगह लिखा वी विल डू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, वी विल डू वर्क टुगेदर। अरे कोऑपरेशन और वर्क टुगेदर में पैसा किधर है? वो कहीं नहीं दिख रहा है। हम आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छी बात है, कुछ पैसा दोगे? नहीं। आप हम मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसा मिलेगा? नहीं। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और हर कदम पे जहां जहां पे पहली बार आप देखेंगे अमेरिकन जो जॉइंट डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिलीज किया, मैं अमेरिकन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, जो भारत सरकार ने रिलीज किया है, इस पे मेरा एक 37 मिनट का वीडियो है, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि सर वहां पे जो कहा गया है वो सिर्फ अमेरिका ने आश्वासन दिए हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने। यहां तक उन्होंने बोल दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन कंपनियां आके अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, ताकि हम जो आज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बाकी चीजें जो हम खरीद रहे हैं, वो हमें खरीदना ना पड़े। आप अमेरिका में आइए, वही मैन्युफैक्चरिंग करिए, रॉ मटेरियल, और वहीं पे जेनेरिक मेडिसिन बनाइए। आपको इंडिया से क्यों भेजना है? और उसका आउटकम क्या है? हिंडाल को करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है एल्यूमिनियम प्लांट में। इंडिया में किया? नहीं किया। जेएसडब्ल्यू स्टील अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 स्टेट्स में स्टील प्लांट्स में। इंडिया में किया? कोई नया इन्वेस्टमेंट तो देखा नहीं। जो मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन जो थोड़ा बहुत करना है वो करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो आप स्टील और एल्यूमिनियम इंडिया से एक्सपोर्ट करके भेजना चाहते थे, अब जब आप वही बना रहे हो तो आपका तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया ना। तो ये चीजें हमें बिटवीन द लाइंस देखनी पड़ेंगी। वी हैव टू डू लिटिल बिट क्रिटिकल एनालिसिस। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इस पूरी चीज में हमें समझना होगा कि ट्रंप साहब इस बार अलग मैंडेट से आए।
इस बार वो रूथलेसली बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जितने भी एडवाइजर हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। अब एलन मस्क से आप क्या उम्मीद करते हो? डिप्लोमेसी की? सवाल ही नहीं। आप जितने भी उनके विवेक रामास्वामी हैं, क्या आप उनसे डिप्लोमेसी की उम्मीद करते हो? सवाल ही नहीं। वो तो हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, उनको सिर्फ बिजनेस की बात समझ में आती है और उनको ये पता है कि बार्गेनिंग कैसे करनी है और अपने फायदे की बात कैसे करनी है, जो वो कर रहे हैं। इसमें बुराई भी क्या है? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें इस बात को समझना होगा। नहीं, वैसे अगर ये देखा जाए कि यदि दो देशों में बिजनेस टू बिजनेस डील्स और बिजनेस लाइक मैनर में होती हैं, और जो दूसरे जो आपके एक्स्ट्रा स्टेट इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो कर्ब हो जाते हैं, तो भारत को अधिक समस्या तो यहाँ इसकी रही है कि साहब कि यहाँ पर उनका जो डीप स्टेट है वो तरह तरह के इंटरवेंशंस करता रहता है, तरह तरह के एनजीओस चलाता है, हर जगह आपके डिस्रप्शन के प्रयास करता है, आपके कॉपर प्लांट्स बंद करवा देता है, आपके दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे आपके वो ग्रीन इंटरवेंशंस आ जाते हैं। आपने कई स्थानों पर देखा, यहाँ तक कि आपके एक मेन ऑपोजिशन पार्टीज को भी वो एक तरह से कैप्चर कर लेता है। तो यदि ये चीज़ें हट जाएं तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो भारत के अंदर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। हिंडाल्को यदि जा रही है बाहर तो इसलिए जा रही है कि साहब आपके यहाँ बॉक्साइट माइंस नहीं देंगे, उसमें इतना टाइम लग जाएगा। वहां जाएंगे तो वहां अगर बॉक्साइट अवेलेबल है तो तुरंत मिल जाएगा। जी ये बिल्कुल सही कहा सर। सर आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज की तारीख में सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से अगर इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को देखेंगे तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। जहां पे कोलैबोरेशन की बात की गई है वो है रॉ मटेरियल, कि हम सप्लाई चेन में क्रिटिकल माइंस एंड मिनरल्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि जो सप्लाई क्रिटिकल सप्लाई चेन है वो सब स्टेबलाइज रहे। एक बात उन्होंने ये कही। जहां तक बात है हाईटेक की, उन्होंने कहा कि साहब वो तो हम ही रखेंगे, आप अपने कंट्रीज के अंदर जो रेगुलेशंस हैं उनको रिलैक्स करिए ताकि अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट कर सके अमेरिका में बैठ के। ना हम उस पे लाइबिलिटीज लेंगे, ना किसी तरह की कोई जिम्मेवारी लेंगे, हम आपको माल दे देंगे, उसके बाद वो चले ना चले, मेंटेनेंस का खर्चा आपका, बाकी सब खर्चे आपके। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट की बात करता है। इस बार की विजिट से और ट्रंप साहब के आने से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि अगर हमें अमेरिका के साथ दोस्ती भी करनी है या आने वाले दिनों में इस दोस्ती का आर्थिक फायदा भी उठाना है तो हमें बराबर पे आना पड़ेगा। इसका मतलब हमें बहुत काम करना बाकी। प्राइवेट सेक्टर को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, मंत्रालयों को, ये सब करना बहुत जरूरी। नहीं तो आपसे अगर मैं एग्रीमेंट की बात भी करता हूं कि चलिए मैंने आपके लिए एक एग्रीमेंट का रास्ता खोला है, आप क्या बात करेंगे? आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन पावर नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, तो आप आगे क्या बात करेंगे? तो फिर अल्टीमेटली यही होगा, वो कहेंगे ठीक है आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, आप लीजिए, बेचिए, मजे करिए, और जो माल खरीद रहेगा आप उसके पैसे दे दो। घूम फिर के वही बात, दुकानदारी वाली बात आ जाएगी। तो भारत सरकार को अब, जिसे मैं कहता हूं कि बैक टू ड्राइंग बोर्ड, कि अगर ट्रंप साहब का ये गेम प्लान है तो इस गेम प्लान में अगर भारत को फायदा उठाना है तो क्या करना, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जो एग्रीमेंट है, अगर आप ध्यान से, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि साहब इस बार आपको कंसेशन किसी बात का नहीं है। उन्होंने अपनी डिमांड सारी रख दी है कि आप टैरिफ कम करिए, हमें माल बेचना, आपकी जो टैलेंट है वो हमको यूज करेंगे, हमारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन डेवलप करने में हम आपको देंगे कुछ नहीं, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नथिंग। हम आपको एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस दे सकते हैं और लाइसेंस फी के अगेंस्ट देंगे, फ्री नहीं। तो ये बात बिल्कुल व्यापारिक बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि ये हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में आगे ये दोस्ती का फायदा, आर्थिक फायदा, बाकी स्ट्रेटेजिक फायदा जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है,
उसमें कोई एतराज नहीं है, होना भी चाहिए। इस तरह का जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है जो इंडिया को बैकवर्ड रख रही है उनके चैलेंज में। लेकिन हम अगर इस दोस्ती का आर्थिक फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ इन हाउस करना होगा, ये मेरा कहना है। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, इन हाउस करना भी चाहिए क्योंकि हमारे आप देखें कि जो कंपनीज़ हैं, मैं सरकार की तो बात बाद में करेंगे, पहले कंपनीज़ की बात कर लें। तो हमारी कंपनीज़ भी जो हैं वो एक तरह के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जीना चाहती हैं, आर-एन-डी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। आप ज़रा हमारे नारायण मूर्ति जी की बातें सुन लीजिए, वो किस-किस तरह की बातें करते हैं। और जो उनके विशाल सिक्का जी जो थे, वो जिस समय एआई में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उनको निकाल दिया गया था। ये कह के कि साहब के आप जो है वो हमारा जो अ, ग्लोबल जो बॉडी शॉपिंग का जो हमारा एक मॉडल टेम्पलेट है। है, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कौन-सी दूध की धुली हुई हैं? बिल्कुल सही है। या देखिए, अल्टीमेटली इंडिया को फेल किसने किया? इंडिया को फेल किया है प्राइवेट सेक्टर। आफ्टर ऑल 1.5 बिलियन डॉलर का अगर मार्केट आपके पास है, अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। आपके पास पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आने की हम बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि टैरिफ कम करो, हम माल बेचेंगे। इसका मतलब बाजार तो है ना सर। नहीं तो अमेरिका को क्यों इंटरेस्ट है टैरिफ कम करवाने में? कि बाजार हम ढूंढ लेंगे। आप ये जो बीच में आपने जो प्रॉब्लम्स खड़े करी है ना, स्पीड ब्रेकर, इनको हटाइए, बाकी हम कर लेंगे। अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं तो ये भी होगा कि जब अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर। जब अमेरिकन एप्पल हिंदुस्तान में आने शुरू हुए, उससे पहले जो हमारा सेब था वो 20-25 रुपए किलो बिकता था। अमेरिकन सेब आया तो वो 150-150 रुपए बिकने लगा, तो हमारे सेब भी 100 रुपए पहुंच गए। हुँ। आप समझ रहे हो? तो 80 से 100 रुपए हिंदुस्तान के सेब भी बिकने लगे जो 20-25 रुपए किलो बिकते थे। क्योंकि अल्टरनेट क्या है आपके पास? 150 के बाद 100, 25 वाला तो वो ब्रैकेट ही खत्म हो गया हिंदुस्तान से। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे यहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री में हुआ। जैसे ही वो हुआ, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो गया। जो कश्मीर का सबसे बड़ा सीए स्टोरेज था, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन और डिजाइनिंग, जो उसका कंसल्टिंग था, वो मैंने किया था। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि इस पूरे प्रोसेस में जैसे ही वैल्यू एडिशन हुआ, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। आज कम से कम 30-40 कोल्ड स्टोर होंगे एप्पल के, जहां एक भी नहीं हुआ करता था। चाहे वो एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, बैड कॉपी करी है, ढंग से काम नहीं किया, उसके अंदर चैलेंजेस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ढंग से एडवाइस ली होती, और जो मैंने हमेशा कहा कि जब हमने पहला स्टोरेज लगाया था तो लोगों ने कहा चैलेंजिंग है, हो ही नहीं सकता, ये डिजाइन हमारा है, कॉन्सेप्ट हमारा है, पूरा बिजनेस मॉडलिंग हमारा है, फेल हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है, वो आज भी चल रहा है, सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। उसके बाद 2 और लग गए, इन प्रोमोटर्स को इतना एक्साइटमेंट हुआ कि 2 और लगाए। लेकिन कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि कभी कभी रबिंग इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगते हैं, तो जो हमारी कंपनियां हिंदुस्तान में मार्केट रिसर्च नहीं कर पा रही हैं, कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं, अगर वो हो जाता है तो शायद हमारे यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर उस मॉडल को मॉडिफाई करके, कॉपी करके नई लाइन शुरू कर दे। वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पॉजिटिव। दैट इज माय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और जो चीज़ देखने में आ रही है, नॉट सो मच इन दी जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन वो है कि भाई ट्रम्प जो है वो भारत की ह्यूमन कैपिटल को इंपोर्ट करने में पूरी तरह से इच्छुक है। उसको कोई सर दिक्कत वो नहीं तो है। उनको H1B वीज़ा वगैरह जो है वो सब लिबरलाइज करके, और हम जो हैं हम उसी पुराने सिस्टम में फंसे रहेंगे, और वो कोटा सिस्टम और प्रायोरिटीज और स्मॉल स्केल और ये वो सब कर करके, और जो एक्चुअल ह्यूमन कैपिटल है वो सब अमेरिका जाएगी। सर ये बात तो उन्होंने साफ कर दिया। उनके अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी देखते हैं, मैं तो और ट्रम्प हमारे साहब लोग का बहुत एक खुश हो एक रहे हैं ऑर्डर कि पढ़ा। साहब H1B वीज़ा वो लिबरलाइज करने जा रहे हैं। नहीं, हमें खुश होना इसलिए क्योंकि हमारे को यहाँ तो वो नौकरी मिल नहीं रही, डॉलर में तो कमाई वही होनी है, हमें तो यहाँ तो रुपया में ही मिलने वाला है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। लेकिन अब सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का है कि अल्टीमेटली
इस पूरे प्रोसेस के अंदर भारत के जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, क्या वो इसका मौके का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, चाहे लेट ही सही। मान लीजिए हम कॉपी ही करें, लेकिन कुछ भी करें, अगर हम उसका फायदा उठा लें तो भी बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हम लोग R&D, या जिसको हम कहते हैं ना, हमारे पास रिस्क कैपिटल नहीं है। अगर मैं इसको कमर्शियल भाषा में बात करूं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास रिस्क कैपिटल नहीं दिख रहा। तो ये जो बात हो रही है, अगर रिस्क कैपिटल अमेरिका दे देता है, मतलब वो नए प्रोडक्ट लाता है, इंडिया में इन्वेस्ट करता है, और उससे हमारी कंपनियां कुछ फायदा उठाती हैं, अमेरिका फायदा उठाता है। अब जो सर पैसा लगाएगा, 4 पैसे तो वो भी कमाने के लिए लगाएगा ना सर, वो फ्री में तो बिल्कुल। आएगा नहीं, वो भी कोशिश नहीं, करेगा। लेकिन लेकिन उस जो प्रोसेस में ये है हमारे जो गिद्ध हैं वो तो उसमें कहते हैं नहीं नहीं, तुम पैसा मत कमाओ, हम केवल कमाएंगे, और वो हम कंट्रोल से कमाएंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन से कमाएंगे। हमारा काम प्रोडक्शन करना नहीं, हमारा केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। यही है सोशलिज्म। मैं वही तो कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनियां आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इट्स अ बैड वर्ड। मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा। लुक कि हमने प्राइवेट कैपिटल को कितना इंसल्ट किया इस देश में। हर जगह तो हम वही इंसल्टिंग का काम कर रहे हैं ना सर। तो ये जब तक दोस्ती हमारी उस लेवल पे नहीं जाएगी जहां पे हम, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी 10 प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसमें से 8 फेल हो गए, ये तो पता लगा ना दो कौन से सक्सेसफुल है, और ये भी सीखने को मिला कि कौन सा नहीं चलेगा। और इंडियन कंपनी 8 प्रोडक्ट डिजाइन करे, मार्केट में उतारे, इतनी शायद बैंडविड्थ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो 2 प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए, उनके आसपास अल्टरनेट, सिमिलर, कॉपी कैट, बैक रिवर्स इंजीनियरिंग, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं इन चीजों को, आप उनके साथ तो प्रोडक्ट लॉन्च कर ही सकते हैं ना सर। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। टेक एग्जांपल, जब तक एप्पल नहीं आया था, हर एक फोन के ऊपर डायल पैड होता था, बटन लगे होते थे 1 2 3 4। जब से आया उन्होंने स्क्रीन ही बदल दी, उन्होंने डायल पैड ही उड़ा दिया। उसके बाद जितने फोन आ रहे हैं सब वही आ रहे हैं, चाहे वो 5,000 रुपए का हो, चाहे 1.5 लाख रुपए का हो, अब सारे बगैर उसके आ रहे हैं। अब कॉपी तो मारी ना सर, हम कुछ भी बोल लें। तो मार्केट बड़ा हो गया, वही जो फोन पहले 600-700 रुपए का मिलता था, वो सारे फोन 5-10 हजार रुपए के हो गए। तो फर्क तो ये पड़ा है, मतलब इनोवेशंस का मार्केट में जो टर्बुलेंस आता है, वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रबिंग इफेक्ट छोड़ के जाता ही जाता है। तो शायद ये ही एक पॉजिटिव थिंग होगी भारत की तरफ से। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा जो आता है, वो आता है कस्टम्स ड्यूटी का। शुरू में झटका लगेगा, उसको बफर करने के लिए, उसको कुशन करने के लिए भारत सरकार का क्या प्लान है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सर इसी बात का था कि हम लोग जो अपनी इंडस्ट्री है, जो हमारे यहाँ R&D सिस्टम्स हैं, जो इको सिस्टम्स है, इवन सबसे बड़ा जो हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए MSME के लिए। देखिए बड़ी कंपनियों के पास तो पैसा है, वो तो चोट खा के भी संभल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बैंडविड्थ है, उनके पास एक डीप पॉकेट है। MSME जिनके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, उनको इंस्टीट्यूशनल बैकअप, R&D बैकअप, हैंड होल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, इस पे हमें सिर्फ वो पॉलिसी अनाउंस करके काम नहीं होगा। PMO को अब एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि हर यूनिवर्सिटी, हर IIT, हर इंजीनियरिंग कॉलेज को मैंडेट देना होगा कि ये 100 कंपनियां हम आपके हवाले कर रहे हैं, एंश्योर करिए कि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। इनके ऊपर आप अपने फैकल्टी बैठाइए, स्टूडेंट्स बैठाइए, PhD MSc के स्टूडेंट्स को डिप्लॉय करिए, जो मर्जी करिए। ये 100 कंपनियां आपकी जिम्मेवारी है कि ये वर्ल्ड क्लास बने। और अगर उनमें से कोई भी एंटरप्रेन्योर इच्छा शक्ति नहीं दिखाता है बढ़ने के लिए, बताइए, हम रिप्लेस करके आपको दूसरी कंपनी दे देते हैं। लेकिन हर एक को 100-100 कंपनियों की जिम्मेवारी देंगे, तो अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए 100 इंस्टीट्यूट हैं, तो 10,000 कंपनियां तो हम ऐसी तैयार कर लेंगे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगी। सो कहने का मतलब है कि सिर्फ ये कहने से कि देयर विल बी अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री विल लुक एट इट, वो कुछ नहीं होने वाला। वो हम देख लिया, वो तमाशा सिर्फ कागजों में रहता है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो खाना पूरी होती है। वो मैंने देखा है किस तरह से वो बिल्कुल खाना पूरी होती है। और वो जो स्कैम ही होता है, वो जो सारे फंड्स जो हैं वो बोगस कंपनीज बना के, बोगस एंटिटीज बना के लोग लूटते रहते हैं, और कागजों में खाना पूर्ति होती है। आपकी बात सही। तो इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा भारत में, जो नहीं है, जो इस बार
जब वो ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई वी वांट टू मेक ए एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे जो उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया है, तो ऐसा भी मोदी साहब को कम से कम वो एक टेक्नोलॉजी तो अमेरिका से इंडिया लानी ही पड़ेगी सरकार को सुधारने के लिए। अच्छा, एक जो ये बात आ रही है कि साहब ये जो टैरिफ रेसिप्रोकल होंगे, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का इनका अर्थ ये है कि भाई आइटम वाइज रेसिप्रोसिटी इस्टेब्लिश करेंगे ये। तो अब मान लीजिए हम उन आइटम्स पे टैरिफ लगाते हैं जो आइटम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ वहाँ से नहीं आते हैं, तो अगर उन पे हम टैरिफ ज़ीरो कर देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? मान लीजिए हार्ले डेविडसन का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमारी मोटरसाइकिल जाती हैं और वहाँ पे मान लीजिए वहाँ 5% टैरिफ है, हमने 30% लगा रखा है। हार्ले डेविडसन पे आप 5% भी लगा दो, हार्ले डेविडसन तो फिर भी नहीं बिकेगी, आपको पता है। देखिए सर, ऐसा है ना, आज की तारीख में हार्ले डेविडसन पे जो टैरिफ है वो 100% है, ठीक है। और उनका ये कहना है कि हम इंडिया से जो मोटरसाइकिल लेते हैं हमारा टैरिफ है 2.4% और आप हमसे ले रहे हो 100%। तो अगर मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल का मतलब है कि हार्ले डेविडसन आपको 2.4 पे देनी पड़ेगी। उस रेट पे जब आप बुलेट से कंपेयर करते हो तो कंपेरेबल हो जाएगी ना सर। अभी तो ठीक है, डॉलर का एक प्रॉब्लम है, फिर कस्टम ड्यूटी का प्रॉब्लम है। हार्ले डेविडसन फिर क्या करेगा? वो कहेंगे ठीक है, इंडिया के लिए हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जो अमेरिका में चार्ज करते हैं वो हटा देते हैं, चलो 10,000 मोटरसाइकिल एक बार अमेरिका इंडिया में बिक जाए, उसके बाद तो हमारा सर्विस स्टेशन बन जाएगा, स्पेयर्स बन जाएगा, फिर लोकल स्पेयर भी हम सोर्सिंग कर लेंगे, एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और फिर हो सकता है लेटर ऑन इंडिया में हम असेंबली लाइन लगा दें, क्रिटिकल कंपोनेंट वहां से आ जाए, बाकी हम इंडिया में भाई आपको टायर लोकल मिल जाएंगे, रिम लोकल मिल जाएंगे, आपको इंजन ही वहां तो से लाना होगा। बिजनेस को तो फायदा ही होगा ना। बिल्कुल फायदा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म जर्क जो लगेगा आपको उसकी तैयारी करनी है। लॉन्ग टर्म में तो देखिए अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो फायदा ही होता है। देखिए जब WTO आया था हम लोग बोलते थे कि यार प्रॉब्लम होगी, हुई, उसके बाद हम सुधर गए। आज क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स की इंप्रूव हुई है। चाइना ने माल आना डंप किया, हम लोग सोचते थे घटिया माल है घटिया माल है, जब चाइना से अच्छा माल आने लगा तो हमारी कंपनियों को भी जागना पड़ा कि भैया सब कुछ खराब नहीं है, चाइना सस्ते में अच्छा माल भी दे सकता है, तो जागो। तो जगाने के लिए भी तो जरूरी है ना सर, कुछ तो झटका देना पड़ेगा। तो वही बात आ रही है घूम फिर के कि ये चीजें एक हिसाब से अच्छी भी हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म पेन। कल को लोग हमारे यहाँ कहेंगे जी सर एक छोटी सी बात, आज हम सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, सब खुश है। एक समय वो भी था, मुझे याद है कि जब बैंक के अंदर फैक्स मशीन लगी थी तो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। कंप्यूटर आए थे तब सारे के सारे बाबू चले गए। सर कंप्यूटर तो बहुत एडवांस है, मैं फैक्स मशीन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैसेंजर की नौकरी चली जाएगी। वो जो अभी कागज लेके यहाँ पे जाता है अपना साइकिल से दूसरे बैंक में या डिपार्टमेंट में, वो दिन भर में एक राउंड लगाता है, उसका आराम से चाय पी के आता है, तुम उसकी नौकरी खा रहे हो फैक्स लगा के। अब उसका क्या काम रह जाएगा मैसेंजर का? जो डाक बॉयज हुआ करते थे, जो डाक लेके एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाते थे, फैक्स आने के बाद तो आपने उसको नौकरी से निकाल दिया एक हिसाब से। दैट वाज अ बिग पॉलिटिकल इशू, उसमें लेबर यूनियन ने स्ट्राइक करी थी। और आपको याद है बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, उन्होंने कहा था मैं बिहार में कंप्यूटर नहीं आने दूंगा। आज कितने बिहारी अमेरिका में जाके कोडिंग में और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं सर। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पॉलिटिकल क्लास ने भी तो नहीं चाहा कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन आए और लोग आगे बढ़े। हम तो उनको आज भी रिजर्वेशन कैटेगरी में रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं तुम कुछ मत करो, सरकार सब कर देगी तुम्हारे लिए। आज भी वही मानसिकता है। और उस मानसिकता का प्रॉब्लम यह है कि लोग काम करना नहीं चाहते। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कमेंट मार दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कमेंट मारा है, तो बहुत ही अच्छा कमेंट मारा। सवाल अब इस बात का है ना सर कि फ्रीबीज का क्या आखिरकार देखिए, जब मनरेगा आया था तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सप्लाई कम हो गई थी। आज भी कम है सर, कहां मिलते हैं लोग? आज भी आप चले जाइए दुकानों के बाहर, नोटिस लगे हुए हैं, लुकिंग फॉर सेल्स बॉय, लुकिंग फॉर सेल्स गर्ल्स, लुकिंग फॉर वेल्डर, फिटर। आप नोएडा में घूमिए, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में घूमिए, आपको बाहर छोटे मोटे बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम स्किल सेट की है।
बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं आता है। कहने को तो हम बेरोजगार हैं, अब वेल्डिंग आती है नहीं आती जी, आप सेल्स बॉय बन सकते हैं, वो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो आप ऑफिस में एक कुर्सी मेज दे दो, हम सुबह आए, अटेंडेंस लगाएं, शाम को चले जाएं, तनख्वाह मिल जाए। काम क्या करना है ये हमसे मत पूछो, दैट इज नॉट आवर जॉब। हमें सिर्फ जॉब से मतलब है, आउटकम से मतलब नहीं। तो जब वही मानसिकता रहेगी तो फिर चैलेंज तो रहेगा ना सर। ऊपर से 8th पे कमीशन और आ गया। अगर सर आप गवर्नमेंट देखिए, जॉब्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते जाएंगे तो सप्लाई तो दूसरी जगह कमी रहेगी ना, फ्रीबीज और गवर्नमेंट जॉब्स। सर इसीलिए तो ट्रम्प साहब ने क्या बोला है, उनका जो ऑर्डर आया है रिट्रेंचमेंट को लेकर, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया सर। 75% अमेरिकन की नौकरी गई, सरकारी नौकरी। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई जो नया जबकि डिपार्टमेंट, वहाँ सरकारी नौकरी जो है वो सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। मैं उसके बाद भी बता रहा हूं सर, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें आपकी नौकरी, उन्होंने ये कह दिया है कि हम 4 आदमी अगर डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं तो आप एक ही रखेंगे, ये मैंडेट है। आपको सारे 4 आदमी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, 30 दिन में हर डायरेक्टर को ये आदेश दिए गए हैं, तो मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, लोग देख सकते हैं कि 75% अमेरिकन की नौकरी गई। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है एलन मस्क के अंडर, 30 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर उनके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस एसेंशियल हैं, उनको छोड़ के बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाए, पहला। दूसरा, जितने भी पोजीशंस क्रिएट किए जाएंगे सिर्फ वही पोजीशंस क्रिएट होंगे जो लॉ बोलता है। अगर लॉ में लिखा है कि देयर विल बी ए जॉइंट सेक्रेटरी, तो वहां एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा। अगर वहां लिखा है कि डायरेक्टर नहीं चाहिए तो डायरेक्टर की छुट्टी। तो एज पर नीड, फिर आप कहेंगे कि हमने 4 कंसल्टेंट हायर कर रखे हैं, कहीं कानून में लिखा हुआ है? नहीं ना, उन सबकी छुट्टी। फिर आप कहोगे ये क्रिटिकल है, हमें आदमी चाहिए, तो आप पहले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो एचओडी वहां बैठाया है आपके मंत्रालय में, पहले आप उससे कंसल्ट करेंगे, वो पूरी रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस भेजेगा कि ये वास्तव में आदमी क्रिटिकल है या नहीं है। जब हेड ऑफिस से ओके आएगा तब ही आप हायर कर सकते हैं, नहीं तो आप हायर भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हो रही है सर वहां। तो ये तो सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। मैं तो सारे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर तो डिटेल्ड वीडियो बना दिए, ताकि ये पता रहे कि वो ट्रम्प साहब क्या हंगामा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे पे उसका क्या असर होने वाला है। तो ये सब चीजें चल रही है। एक एग्रीकल्चर मार्केट की बात होती रहती है कि भाई ट्रम्प इज इंटरेस्टेड इन इंडियाज एग्रीकल्चरल मार्केट। तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स तो ज़्यादा है नहीं, तो अगर हम इस पे हाई टैरिफ रख के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर रोक भी देते हैं तो उसमें हमें कोई नुकसान तो होता नहीं। सर बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। देखिए, भारत सरकार का जो भी नेगोशिएशन है उसमें देखो, मतलब कभी कभी हंसी आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप टैरिफ रैशनलाइज करिए, हम अमेरिका से, जैसे मोटरसाइकिल है, हमारे यहाँ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, चिकन है, चीज है, ये हम सब इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बदले में इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर पाएगा, उनमें नाम दिया हुआ है, मैंगोज एंड पोमोग्रेनेट। अच्छा। मतलब आप सब्जी का ठेला लगाओ अमेरिका में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इंडिया में सुपरमार्केट खोलना है, ये कहने का मतलब। आप समझ रहे हैं सर? डेयरी और पोल्ट्री तो जब वो पिछला जो ट्रम्प 1.0 में भी ट्राई हुआ था, तो वहां तो इंडिया ने नॉन टैरिफ बैरियर लगा रखे हैं ना, वो बैरियर टैरिफ बैरियर थोड़ी है। इसमें इस बार जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि बोथ द गवर्नमेंट्स विल आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हर्टिंग ट्रेड। तो उनके पास तो लिस्ट तैयार है, आपके पास कौन सी लिस्ट है सर? मेरा एक ही कहना है भारत सरकार को कि देखिए, वो तो अपना होमवर्क करके बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी कौन सी लिस्ट है? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हम एग्रीकल्चर, वो कहेंगे आप बोलो ना किस जगह आपको कंसेशन चाहिए, हम देते हैं।
आपको प्याज बेचना है, आपको गेहूं बेचना है, आपको राइस बेचना है, आपको ऑयल बेचना है, क्या बेचना है आपको? हमारी स्थिति क्या है सर? हमने खुद ही व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, हमने राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, हम तेल आयात कर रहे हैं 70%, हम दालें एग्जैक्टली। आयात कर रहे हैं, हमने चीनी पे बैन लगा दिया, हमने मक्का, हमारे पास है नहीं, हम 27 रुपए का मक्का खरीद रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 14-15 रुपए। हमने खुद तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रखी हैं। हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हम वही करेंगे, ठीक है यार, मेरे यहाँ पे मखाने हैं, तुम ले लो, मेरे यहाँ पे अल्फांसो मैंगो है, वो ले लो। वो कहते हैं यार ये बहुत मीठा है, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगता है उनको नहीं अच्छा लगता ना सर। आप समझिए कि जिस चीज को आप बोलते हो कि अल्फांसो मैंगो इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं इट इज टू स्वीट, नहीं चाहिए। अब क्या करोगे आप? फिर वो आम कैसे खाते हैं? आप हिंदुस्तान में आम चूसते हो, अमेरिका में वही फ्रूट बिकता है जिसको आप छुरी कांटे से खा सकते हो। आम खा के दिखा दो। इसीलिए वहां पे नहीं क्यों ग्रेप्स नहीं, बिकता है। हमारा दशहरी तो इसी तरह से खाया जाता है, लखनऊ वाला। सर हमारे यहाँ तो नफासत, चूस आम। नफासत वाला है। तो मैं सर क्या बोल रहा हूँ, वहां पे अमेरिका में आप देखिए ना क्या बिकता है। वहां पे बिकता है सेब, वहां पे बिकते हैं अंगूर, वहां पे बिकते हैं केले, वहां पे बिकते हैं आपके कीवीज, आपके बाकी चीजें जिनको आप निकाल के, काट के, स्लाइसिंग करके आप खा लो। वहां पे एक्सेप्ट, आप ध्यान से देखेंगे तो छीलने वाले फल कितने हैं? संतरा, उसका वो जूस पीते हैं, संतरा का खाते हैं? वो तो कंपनियों में उनका छिलका निकलता है, जूस बन के उनकी टेबल पे आ जाता है। वो छीलने विलने का काम नहीं करते हैं। वो तो केला है, ऊपर से खोला, चक्कू से काटा, फोर्क से खा लिया। संतरा आपका, सेब है, आपने उसको चक्कू से काटा, फोर्क से खा लिया। ग्रेप्स है, आपने उसको धोया, सीधा फोर्क से खा लिया। उनको मेहनत नहीं करनी है खाना खाने में। उनकी फूड हैबिट्स अलग है सर। तो जब तक हमारे प्रोडक्ट उनकी फूड हैबिट्स और अप्लायंसेस में, कलिनरी में, कटलरी में फिट नहीं बैठेगा, हम कैसे एक्सपोर्ट कर लेंगे? इसीलिए उनके वहां पे चिकन ब्रेस्ट बिकता है, क्योंकि उसको आराम से स्लाइसिंग करके चक्कू से, फोर्क से खा सकते हैं। चिकन लेग नहीं खाते। उनको कभी टंगड़ी चूसते हुए देखा किसी अमेरिकन को? मैंने तो नहीं देखा। वो इंडिया में आगे जरूर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने घरों में तो खाते नहीं टंगड़ी को। तो होगा क्या? जो वहां पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट है चिकन का, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आप टैरिफ कम करो। तो एरियाज बहुत हैं, सीरियस एरियाज हैं। मैं कह रहा हूं सर, आप कुछ भी मत करो। गेहूं का भी रेट अगर आप देख लो, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं, शायद शाम तक वो दैट आई विल प्रोजेक्ट ऑन माय चैनल, कि किस तरह से अगर ये टैरिफ चेंज होते हैं तो भारत के जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी विल बी ए बिग चैलेंज फॉर टैरिफ रिडक्शन। देयर विल बी एमएसपी सीरियस के रहते हो तो कंफ्लिक्ट। आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते। मैं वही कह रहा हूं, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, घमासान होगा भारत में। तो मोदी साहब के लिए टफ चैलेंजेस हैं। आपने अब ट्रंप साहब को बोला है, आपका एक डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन है, आपको जाना है। लेकिन अब इस चैलेंज को कैसे नेविगेट किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पूरे देश के लिए। इसमें मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को और भारत को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिलके बैठ के रास्ता निकालना होगा। तू मैं से काम नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स, और ये आने वाले दिनों में और कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि सर अगले 2 महीने के अंदर ये यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। आपका हमास और हिजबुल्लाह का काम तमाम हो ही चुका है। वो तो कह रहे हैं कि वो पूरी लैंड हमको दे दो, हमारा रिजॉर्ट बना देंगे। हाँ। इसलिए तो इजिप्ट को कह रहे हैं कि रिवियरा तुम ये, बनाएंगे वहां पे वो। हाँ, तो वो तो बहुत क्लियर है उस मामले में। और ट्रंप तो, एलन मस्क तो पहले ही आगे चला गया था कि 100-200 बिलियन डॉलर हम लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो कहने का मतलब है सर कि गेम प्लान इज वेल स्टैब्लिश्ड, और देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात और इसमें है कि जो ट्रेडिशनल विजडम है वो ये कहती है कि साहब कि यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको अपनी करेंसी थोड़ी सी नीचे रखनी पड़ेगी। अब डॉलर तो ऊपर ही ऊपर चलता जा रहा है, तो एक्सपोर्ट अगर करना भी चाहेंगे तो करेंगे क्या? सर देखिए ऐसा है, आज एप्पल फोन बिक रहा है ना सर,
देखिए मैं क्या बोला, जब आप वैल्यू एडेड एप्पल जो बिक रहा है वो इंडिया में बन रहा है अब तो। सर फिर भी 1.5 लाख का बिक रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है सर, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अलग चीज है। आप हमेशा सबसे सस्ता बनियान नहीं खरीदते हैं, आप हमेशा सबसे सस्ता जूता नहीं खरीदते, आप हमेशा सबसे सस्ता शर्ट पैंट नहीं खरीदते, आप सबसे सस्ता पेन नहीं खरीदते हैं, आप सबसे सस्ती नोटबुक नहीं खरीदते हैं, आप सबसे सस्ती कार और मोटरसाइकिल नहीं खरीदते हैं। बहुत कुछ होता है। मनी और वैल्यू इज देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं आपको वैल्यू देता हूं और उसके मैं डबल पैसे लेता हूं तो कस्टमर खरीदता है ना सर। अगर कस्टमर को वैल्यू दिखती है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में 10 प्रोडक्ट उतारेंगी, उसमें से 8 फेल हो गए, मान लिया 2 तो सरवाइव हुए, क्या हम ये कह सकते हैं कि एप्पल इज ए फेल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया? क्या हम ये कह सकते हैं? चाहे वो मैं कह रहा हूं सैमसंग के मुकाबले या बाकी फोनों के मुकाबले 1% बिकता होगा या 2% बिकता होगा, लेट्स से हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कैन वी से दैट एप्पल इज ए फेल्ड प्रोडक्ट? नहीं ना। अगर हालसन डेविडसन जो मोटरसाइकिल है, मान लीजिए अगर वो चीज हिंदुस्तान में 5,000 पीस भी साल के बिक जाए और बाकी हम 5-5 लाख बेच रहे हैं, कैन वी से इट इज फेल? वो बात आती है सर। मर्सिडीज कितनी बिकती होंगी साल में? 200। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि मर्सिडीज इज ए फेल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। वो जिस क्लाइंट सेगमेंट को चाहिए उसको चाहिए, वो पैसे दे रहा है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी आपको 5 लाख में मिलती है, 5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ क्यों दे रहे हो? तो वो एक गेम अलग है सर। इसीलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि भाई प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। हाँ, मासेस के लिए उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका क्या इंटरेस्ट है सर कि हम ऐसा प्रोडक्ट बेचें जिसमें अच्छा खासा मार्जिन हो। उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बीपीएल फैमिलीज को टारगेट करें या मनरेगा वालों को टारगेट करें या वो जो लोअर मिडिल क्लास है उनको टारगेट करें या बीसीडी टाउन को टारगेट करें। उनका टारगेट है सर 10 बड़े अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया, और वहां पे जो टॉप 50 लाख लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख या 50 लाख से ऊपर है, जो एचएनआई कैटेगरी में है, अगर उनको वो 50 लाख लोग भी मिल जाते हैं और उन्हीं का कॉस्मेटिक्स, उन्हीं की दारू, उन्हीं के कपड़े खरीदते हैं, उनका काम चल गया ना सर। 50 लाख नाम के कितने देश हैं? स्कैंडिनेविया की पूरी आबादी नहीं है। ऐसे कितने देश होंगे जो हिंदुस्तान की एचएनआई पॉपुलेशन से कम होंगे? आप दुबई देख लो, कितना बड़ा कंट्री है। वहां की पॉपुलेशन और हिंदुस्तान के एचएनआईज को अगर आप कंपेयर करोगे, वी हैव मोर एचएनआईज देन द दुबई पॉपुलेशन। तो मार्केट तो है ना सर, और दे आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन सेंटर्स। मुझे गांव गली में तो जाना ही नहीं है। मुझे तो हर शहर में 2-2 शोरूम खोलने, मेरे को 25-50 शोरूम खोलने, मेरी दुकान चल जाएगी। इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। तो हर एक का अपना बिजनेस मॉडल है सर। जी, चलिए, ये तो इसका जो फ्लिप साइड हुआ, अब थोड़ा पॉजिटिव साइड देख लें। जो मिलिट्री कोऑपरेशन की बात हो रही है उसमें भी जो है वो पॉजिटिव तो क्या है, क्योंकि पिछली बार जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डिलीवर नहीं हुआ। अपाचे आज तक डिलीवर नहीं हुए। 2020 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। GE404 उन्होंने जानबूझ के रोक रखे हैं। F-35 की बात कर रहे हैं तो F-35 में बहुत सारे इश्यूज हैं। वेरी एक्सपेंसिव फॉर वन, वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट टू, और उसके अलावा देयर इज़ नो क्लैरिटी कि उसमें एंड यूज़र एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे। वो एंड यूज़र करेंगे तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं। जी सर देखिए, डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आप एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए सर। पूरा एग्रीमेंट जो एमओयू साइन हुआ है या जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, एक भी जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं। मैं आपको वोकेबुलरी बता देता हूं। बात कहां पे है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब टेक्नोलॉजी मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आपका ओला, उबर, जितनी भी ये एप्स चलती हैं, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी किसकी है? टेक्नोलॉजी है गूगल की। तो टेक्नोलॉजी वही है। आपको लाइसेंसिंग चाहिए मेरे जीपीएस जीआईएस सिस्टम को यूज करने के लिए, आप लाइसेंस ले लीजिए। पर लाइसेंस आप मुझे महीने का 1000 रुपए, 100 रुपए जो भी देना आप दे दीजिए। आप गाड़ियों को जितने मर्जी सब्सक्राइब करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइसेंस फी इतनी है, करिए।
टेक्नोलॉजी आप जीपीएस, कहीं पे भी ये लिखा है कि साहब जीपीएस, जीआईएस और जो नाविक इंडिया बना रहा है मिलके एक नया सिस्टम डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन? नहीं। पहली बात, आप बात करेंगे कि भाई हम आपको F-35 दे देंगे, बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देंगे। आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन लायबिलिटी क्लॉज नहीं लेंगे। आपको हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी काम नहीं देंगे, तो आप क्या करिए, न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, जो भी आपने बंदिशें लगाई हुई है वो आप साबित हटाइए, आप हमसे माल ले लो, लेकिन उसके बाद उससे एक्सीडेंट हो, नॉन परफॉर्मेंस हो, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ना हमारी जिम्मेवारी। ये एजेंडा है। अब आप आ जाइए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके। उन्होंने कहा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज मिलके एप्लीकेशन डेवलप करें। कहीं पे भी नहीं लिखा कि जॉइंट R&D होगा या जॉइंट IPR होगा, कहीं नहीं है। डिफेंस में उन्होंने कहा कि भाई हम आपको को प्रोडक्शन का, एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि हम को प्रोडक्शन की बात करेंगे। को प्रोडक्शन का मतलब है कि इंजन हम देंगे, उसका ऊपर का डब्बा बना लो। मतलब जो नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो आप लोकल फैब्रिकेट कर सकते हो, मान लीजिए एक मिसाइल है, हम जैसे हमने ब्रह्मोस की बात करी तो उसमें हमारे पास IPR भी है, हमारा राइट है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे देंगे, को प्रोडक्शन भी करेंगे, ऊपर का जो शेल है वो आप बना लो डब्बा, इंजन हम दे देंगे, एवियोनिक्स हम दे देंगे, बाकी अंदर का फ्यूल आप भर लेना। हो गया को प्रोडक्शन। मैं कह रहा हूं डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज यूज हुई है, अगर आप उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो ये लगेगा कि ये पूरी की पूरी बाजार चाहिए उनको भारत की। आप जो दे रहे हैं को प्रोडक्शन में भी वो लोअर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम आपको व्हीकल बनाने की टेक्नोलॉजी दे देंगे, मतलब जो आप डिफिकल्ट एरियाज में सर्वेलेंस के लिए या जो भी उनके सोल्जर्स को मूव करने के लिए जो ट्रक्स या व्हीकल्स चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी हम दे देंगे। अरे वो तो टाटा और महिंद्रा वैसे ही बना के दे रहे हैं भारत सरकार, उसमें नया क्या दे रहे हो तुम? तो वो एक चैलेंज है। फिर न्यू मटेरियल्स की बात है। हाँ, एक जगह जहां कोलैबोरेशन की बात की गई है वो है रॉ मटेरियल को लेकर, कि जो सप्लाई चेन है उसको हम सिक्योर करेंगे, तो वो तो रॉ मटेरियल है ना सर, वो तो सबको चाहिए। अमेरिका वही तो चाहता है कि आप हमको रॉ मटेरियल दे दो, फिनिश गुड्स हमसे ले लो, हम आपसे 2 रुपए किलो खरीदेंगे, लेकिन उसको 20 रुपए किलो बना के बेच देंगे। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट दैट डार्क। आईमेक भी तो हो रहा है ना, वो गाजा को हटा रहा है आईमेक को बनाने के लिए। देखिए आप, मैं वही कह रहा हूं, वहां पे देखिए वो तो एक पॉजिटिव है ही है। जो बेल्ट एंड रोड चैलेंज है, जो इंटरनेशनल चैलेंज है, जैसे आपका क्वाड है, वहां पे कोऑपरेशन जरूरी है। एक एरिया पे जहां पे भारत का कोऑपरेशन चाहिए वो डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन थर्ड कंट्रीज। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान में कहा था कि आप फौजी उतार दो, हमने नहीं दी थी। तो जहां पे बॉडी बैग्स का खतरा है वहां पे उनको इंडियन सोल्जर भी चाहिए। तो मैं सिनिकल नहीं हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एज ए बिजनेसमैन बिटवीन द लाइन देखता हूं तो मुझे लगता है देखिए अपफ्रंट तो मेरे पास कुछ नहीं है घर ले जाने के लिए। दूसरी तरफ मान लीजिए एक उन्होंने कहा कि 50,000 किलोमीटर का एक मेटा, मतलब जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो पूरी दुनिया में डिजिटल हाईवे डालेगी अंडर सी। एसेट्स उनका है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भारत उठाए। आप यूज करो और मेंटेन का खर्चा उठाओ। ओनरशिप नहीं है, मतलब किराए पे दे दिया ना सर मैंने आपको। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि पूरा जो डील है इस बार एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है, ट्रंप साहब ने सोच लिया है कि भैया मैं इस समय बिजनेस करने के मूड में हूं, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीदें मत करो। तो हमारे को देखिए बिजनेस क्या होता है सर, बार्गेनिंग इस समय जो चल रही है। मैंने क्यों एक वीडियो बनाया था जब ये कहा था कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं अमेरिका तो वो प्लान बी लेके भी पहुंचे हैं, एंड दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ मोदी। वो प्लान बी था एग्रीमेंट विद फ्रांस। तो जो भी इन्होंने अमेरिका ने ऑफर की है चीजें इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो मेंशन हुआ है, उन सब का मेंशनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर विद लिटिल बिट चेंज इन लैंग्वेज इज इन इंडिया फ्रांस ज्वाइंट डिक्लेरेशन विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो मोदी साहब तो बहुत क्लियर है कि देखो यार, तेरे को देना है ना दे, मेरे पास ऑप्शन है। तो इसीलिए आई वाज सेइंग कि दैट वाज ए वेरी गुड मूव बाय मिस्टर मोदी, कि भाई मोदी साहब जब गए हैं तो वो अपना प्लान बी लेके गए हैं, खाली हाथ नहीं गए हैं। इसीलिए वो इस बार काफी शांत भी थे। जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो रहा था, उन्होंने एक बात कही थी, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि व्हाट अबाउट योर डील विद इंडिया यूएस डील, उनका देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज नोन फॉर डील एंड दैट इज मिस्टर ट्रम्प। तो डील तो यही करेगा, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा ही नहीं, इसको जो बोलना है बोलने दो, जो लिखना है लिखने दो, वो मैं बाद में देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो इसीलिए सबसे बड़ा इस पूरे गेम प्लान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर, वो एक ही है, वो है टैरिफ रिडक्शन, मेनली टारगेटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये जो प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने बहुत सीधी सी बात कह दी है कि भाई सबसे ज्यादा टैरिफ हिंदुस्तान लगाता है और इस पे कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में तो अपने को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, इन द सेंस कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट करते नहीं अमेरिका को ज्यादा, ऐसा तो उनको सर लगाने दिए एक्सपोर्ट का टैरिफ। चैलेंज नहीं है, इंपोर्ट का थ्रेट है। एक्सपोर्ट तो भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट तो भाई अगर हम हाई टैरिफ लगाते हैं तो वो रेसिप्रोकली तो लगाएगा, और क्या करेगा। नहीं सर, वो सिर्फ एग्री पे नहीं लगाएगा। वो कहेगा देखो तुम्हारे एग्री लगाने से मेरे को $5 बिलियन का नुकसान हो रहा है, अब तुम टेक्सटाइल भेज रहे हो, फार्मास्यूटिकल भेज रहे हो, मैं वहां लगा देता हूं, मेरे को 5 बिलियन वसूल कर। दैट इज द गेम। रिटेलिएशन वहां है, मेरा तुमने 5 बिलियन का नुकसान किया, मैं 5 बिलियन तुम्हारे से वसूल कर लूंगा, मुझे इतना पता। वो चैलेंज वो है। अगर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है रेसिप्रोकेशन मेरे में तो भी, अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो सेक्टर बाय सेक्टर कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि सेक्टर बाय सेक्टर। सर ये अभी बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप लगा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका उतना लगा देंगे, एग्रीकल्चर में आप लगा रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर में आपका उतना लगा देंगे। सर देखिए, वो इसलिए मेरे को उसमें लॉजिक इसलिए नहीं लग रहा है रेसिप्रोकेशन में, क्योंकि आज जो ट्रेड हो रहा है वो तो वैसे ही कॉम्पिटिटिवनेस पे हो रहा है ना सर। अगर ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास अगर माल है और आप नहीं ले रहे इसलिए टैरिफ लगा दिया है, ऐसा तो है नहीं। मेरे को दूसरी जगह से सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, मैं ले रहा हूं। मेरे को आपका बाजार चाहिए, मेरे को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपने प्रोडक्ट्स आपके बाजार में उतारने हैं। ट्रंप का एक ही पर्पस है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर मान लीजिए चाइना ने, मैक्सिको ने, कनाडा ने, यूरोप ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, तुमने हमारे टेक्सटाइल पे लगा दिए। देखो क्या हो रहा है, इन्होंने लगाया मान लीजिए कि इथेनॉल पे टैरिफ या स्टील पे टैरिफ, उन्होंने कहा ठीक है तुमने स्टील पे लगा दिया, हम तुम्हारे केमिकल्स पे लगा देते हैं, क्योंकि दैट विल हर्ट यू। जब मैं तुमको स्टील एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा तो मैं उस पर टैरिफ लगा के करूंगा क्या? तुम तो और से कहीं से ले रहे हो, तो मेरे को कोई लॉजिक नहीं है। तो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब ये है कि तुम मेरी एक चीज पे लगाओगे तो मैं तुम्हारी दोनों चीज पे, दूसरी पे लगा सकता हूं। रेसिप्रोकेटिंग मतलब यहां पे क्वांटम में आएगा कि मेरे टैरिफ लगाने से आपने मेरे $5 बिलियन का नुकसान किया, मैं अपने उन क्षेत्रों में टैरिफ लगाऊंगा जहां पे आपका $5 बिलियन पेन आपको समझ में आए, ताकि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और फिर आप मेरे साथ बैठ के बात करो कि ठीक है तुम ये बार बाजार खोलो, मैं वो खोलता हूं, थोड़ा तुम बेच लो, थोड़ा मैं बेच लेता हूं। बार्गेनिंग तो तब होगी, नहीं तो बार्गेनिंग होने नहीं। इसका थोड़ा सा आपके यूएस इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा ये टैरिफ अगर लगाएगा, तो ये आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? ये जो चाहते हैं कि साहब इंडस्ट्री वहाँ मूव कर जाए और टैरिफ लगाने से, आफ्टर ऑल जो लॉजिक था वहाँ से मूव आउट करके और टैरिफ लो करने का, वो तो ये था कि भाई दूसरी जगह सस्ता माल आए और हमारे यहाँ सस्ता आए और हम अपना करेंसी रिजर्व रख के डॉलर की वैल्यू लेके और मजे करते रहें, बढ़िया डॉलर की वैल्यू रखें और सब चीज़ें सस्ती सस्ती खरीदते रहें। अब अगर इसको एक्सपोर्ट इकोनॉमी में और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में करना है तो ये टैरिफ से तो होगा नहीं खाली, ये तो मुझे तो लगता है लॉन्ग टर्म में इट इज बाउंड टू फेल। सर ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ट्रम्प साहब का।
दोनों मॉडल अब हमारे सामने है। एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मॉडल और एक है हमारा आत्मनिर्भरता का मॉडल। दोनों मॉडल हमारे सामने। चाइना ने क्या किया या अमेरिका ने क्या किया या इंडिया ने क्या किया या यूरोप ने क्या किया, हर एक को आप देखेंगे तो हर एक का इसमें गेम प्लान अलग है। जो कॉम्पिटिटिवनेस का मॉडल था, वो ये पूरा जो एजेंडा था ये यूरोप के द्वारा पुश किया हुआ था, जो WTO। अमेरिका एलाई है, मिलके लोग बात करते हैं तो कन्विंस करके ये कहा कि इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मार्केट चाहिए। इन्होंने जब WTO साइन किया तो इनको पता है कि हमारी मार्केट्स तो सैचुरेटेड है, हमारे यहाँ वैसे ही एजिंग पॉपुलेशन है, सब खाते पीते घर के हैं, और कितना खा लेंगे यार। आपको 2 स्लाइस ब्रेड नहीं खाई जाती, आप कौन सा मैंगो और कौन सा ऑरेंज खाने वाले और कितना खा लोगे। तो वहां पे दे आर वेरी क्लियर कि वी आर सैचुरेटेड मार्केट, लेकिन हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें थर्ड वर्ल्ड मार्केट चाहिए। थर्ड वर्ल्ड मार्केट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइना भी है, इंडिया भी है, अफ्रीका भी है, एशिया भी है, मिडल ईस्ट भी है, लैटिन अमेरिका भी है। अब सवाल इस बात का है कि इनके पास क्या था, इन्होंने नॉर्म्स बनाए क्वालिटी के कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब उस नॉर्म्स का प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इन द नेम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे। ये भी उन्होंने कंडीशन जोड़ दी। तो अब आप जाइए यूरोप से मशीन लाइए, उसमें माल बनाइए और वापस यूरोप एक्सपोर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप तभी एक्सपोर्ट कर पाएंगे जब आप क्वालिटी और कॉस्ट दोनों में कॉम्पिटिटिव होंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो मशीनें बेच दी यूरोप ने, वो कैश भी है प्लस रॉयल्टी भी है, IPR भी है। तो आपका कैश फ्लो शुरू हो गया। आप पूरा स्कैंडिनेविया देख लीजिए ना, वो द होल कंट्री रन्स ऑन एक्चुअली रॉयल्टीज एंड यू नो जो पूरी दुनिया में उनको जो लाइसेंस फी आती है वहीं से आती है। और आप अपना मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ है नहीं, उन्होंने R&D करके अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, फैक्ट्री इंडिया में है, चाइना में, सब जगह है, वहां से बनाते हैं और बेचते हैं। अल्टीमेटली जो पैसा वहां जा रहा है ओनरशिप का, जो प्रॉफिट बैक ट्रांसफर हो रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वो काय का प्रॉफिट है। एक साइड आप कहते हो जी हमारा ब्रांड इक्विटी हमने आपको दे दी, तो ब्रांडिंग का पैसा दे दो, फिर ये लाइसेंस हमारा है, इसका लाइसेंस फी दे दो। तो ये जो रेमिटेंस जा रहा है हर देश से उनको वापस, और आबादी किसी 30 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 50 लाख है, तो उनके मजे हो रहे। सोशलिस्ट मॉडल उन्होंने कर लिया, सब कुछ सरकार फ्री कर देगी, आराम से बैठो, दवाई भी फ्री है, हॉस्पिटल भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, कॉलेज भी फ्री है। तो उन्होंने मार्केट इकोनॉमी में एक सोशलिस्ट मॉडल बड़ा अच्छा बना दिया। अब सवाल इस बात का आ जाता है घूम फिर के सर, कि इंडिया जैसे कंट्री को, अब चाइना का अगर मॉडल देखें, उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी ली। अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चाइना को ये कहा है कि वी विल नॉट टॉलरेट, नाउ यू आर फोर्सिंग अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन चाइना एंड ऑल्सो पार्ट विद टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल नाउ। ये चाइना के लिए साफ बोला उन्होंने। तो जो आप आर्म ट्विस्टिंग करते थे वो नहीं चलेगा। अब $1.2 ट्रिलियन का गुड्स इंपोर्ट जो है वो डेफिशिएंसी है, मतलब कि ट्रेड नेगेटिव है अमेरिका। अब $1.2 ट्रिलियन का मतलब अमेरिका में प्रोडक्ट आ रहा है। अमेरिकन कंपनीज को अगर हाई टैरिफ के कारण लोकल मार्केट मिलता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, तो एक्सपेंशन करेंगे, जॉब क्रिएशन होगा। तो अमेरिका ओपन मार्केट से मूविंग टुवर्ड्स ए क्लोज्ड इकोनॉमी मार्केट। तो यही तो कई मेरा एंगल सवाल है है ना, सर इसमें। मूव कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज फाइन, व्हाट आर द चांसेस आपके एनालिसिस में इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के कितने चांसेस हैं? मुझे तो बहुत कम लगते। सर मुझे इसमें चांसेस इसीलिए अभी लग रहे हैं शॉर्ट टर्म में, कि अगर बाकी कंट्रीज ने रिटेलिएशन किया और जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है, देखिए अमेरिका का फोकस है एनर्जी, वो कह रहे हैं हम सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर बनना चाहते हैं। इंडिया को भी वो कह रहे हैं यू बिकम आवर प्रेफर्ड बायर। भाई मुकेश इंडिया भाई को को इसमें तो उन्होंने कोई बुलाया प्रॉब्लम ही था। नहीं है, करेंगे भाई अच्छा ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है, हम आपकी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, हम सऊदी से नहीं लेंगे, इराक से कम कर देंगे, आपसे ले लेंगे, $20 बिल्कुल सही बिलियन हम है। आपसे ले लेते हैं। तो अभी तो खैर वैसे भी सारा का सारा मामला डेफर्ड है, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। जब तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तब तक तो स्टेटस को ही है। तो इसलिए कई चीजें हैं सर, इस लाइफ इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। देखते हैं दोनों तरफ के लोग दिमाग लगाएंगे क्या होने वाला है।
मुझे तो लगता है कि दिस विल बी ए गुड आई ओपनर फॉर इंडिया कि देखिए अब आप गियर अप होइए, अपनी इन हाउस कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करिए, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस मिल सकता है, स्ट्रेटेजिकली दैट कैन बी वर्कड आउट, लेकिन हमें होमवर्क करना पड़ेगा, स्टेटस को नहीं चल पाएगा। जी, तो आइए यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।